नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साथियों सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगी कहानी गैंग्रीन। ये हमारी कहानी लास्ट कहानी है, इसको मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना, तो आज मैं लेकर आई हूँ। तो जैसे भी कहानी शुरू करने से पहले कहानी के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो जो ये गैंग्रीन कहानी है, ये सबसे पहले रोज नाम से विपथगा कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। गैंग्रीन नाम से ये जयदोल में कहानी संग्रह में पुनः प्रकाशित हुई है। तो जयदोल में और जितनी कहानियाँ लगी हैं उसमें टोटल 12 कहानियाँ लगी हैं। 12 कहानियों को मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि जयदोल कहानी में कहानी संग्रह में कौन सी कहानी नहीं लगी है। तो इन 12 के नाम याद रखिएगा। नंबर 1 है पठार का धीरज, नंबर 2 पे है सांप, नंबर 3 पे आदम की डायरी, नंबर 4 पे है वसंत, नंबर 5 पे है वेली वेणु के बत के हिली वेणु के बत के, नंबर 6 पे है वे दूसरे, नंबर 7 पे है कवि प्रिया, नंबर 8 पे है नंगा पर्वत को एक घटना, नंबर 9 पे है गैंग्रीन, नंबर 10 पे है नीली हंसी, नंबर 11 पे है मेजर चौधरी की वापसी और नंबर 12 पे है जयदोल। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं और लिखते चलिएगा। तो नंबर 1 पे है पठार का धीरज, नंबर 2 पे है सांप, नंबर 3 पे आदम की डायरी, नंबर 4 पे है वसंत, नंबर 5 पे है हिली बोनू के बत के, नंबर 6 पे है वे दूसरे, नंबर 7 पे है कवि प्रिया, नंबर 8 पे है नंगा पर्वत को एक घटना, नंबर 9 पे है गैंग्रीन, नंबर 10 पे है नीली हंसी, नंबर 11 पे है मेजर चौधरी की वापसी, नंबर 12 पे है जयदोल। तो ये 12 कहानियाँ हैं। तो जो गैंग्रीन कहानी है इसमें कुल 4 पात्र हैं। एक तो मालती जो मुख्य पात्र है। मालती का पति जो है, जो एक डॉक्टर है, महेश्वर नाम है उसका। उसका एक बेटा है टीटी और मैं एक कहानीकार जो लेखक स्वयं है। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं उन सबको अंडरलाइन कर देंगे और आप नोट करते हुए चलिएगा। दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो, जैसे मैं पहले बता दूं ना, प्रारंभ की पंक्तियाँ चाहे नाटक हो या उपन्यास हो, किसी भी हो, प्रारंभ की पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है, दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो इस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अगत आसपास, किंतु फिर भी बोझल और प्रकम्य और घना सा फैल रहा था। महत्वपूर्ण है। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा के भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? मतलब लेखक पूछ रहा है उसके पति को कि वो यहाँ घर पे नहीं है। अभी आए नहीं हैं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे। कितने बजे आते हैं? 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हैं? फिर लेखक पूछ रहा है कि कब के गए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं कर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एक प्रश्न करना ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे? कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हैं यहाँ। तो मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। शायद वह ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे में शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। क्या है? उसके दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित होगा, क्योंकि मेरा परस्पर संबंध साखे का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा साखी की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व या बड़े छोटेपन के बंधनों में
नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद आया हूँ। कितने वर्ष बाद मिलने गया है? 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें नहीं आया होगा। यदि आया होगा तो क्या या मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था कि यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई, फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया कि अभी नाम इसका कोई निश्चित नहीं है, वैसे टिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टिटी टिटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और हुआसा सा होकर कहने लगा, हूँ। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात ही नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर परखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुआ है? लेखक पूछ रहा है मालती से। उसने एक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्नसूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात नहीं सुनी थी, केवल विस्मय के कारण। इसीलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठ रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, वह आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। चिर विस्मृत में मानो मर गया है उतने क्षीण बल से। यद्यपि वह सारा प्राय बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह इसको अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति मतलब महेश्वर आ गए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बन गया। मालती के पति का नाम है महेश्वर, इंपॉर्टेंट है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे चले जाते हैं डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। इसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? तो ऐसा वो लेखक पूछ रहा है। तो महेश्वर क्या बोलता है कि कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हैं मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का
मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोककर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए ये थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, ये रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है, चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही रहता है, ऐसा ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूम पर बिठा दिया और बोली, अच्छा रो रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। मैसूर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांगें काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद करके आई और मेरे पास बैठने ही लगी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं इतनी देर टिटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टिटी के साथ हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। अब लेकर क्या है, वो बच्चे के साथ खेलने लगा। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना, मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ वह कह रही, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया और थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो था, बहुत था। लेखक पूछ रहे हैं कि कुछ बचा भी खाना कि मेरे, तो बोलती है, नहीं बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूं ही रोब तो ना जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। ये कौन कह रहा है? लेखक मालती से। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती है बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं है, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, तो सब्जी साथ लाए थे, वही अभी बढ़ती जा रही है। ये मालती कह रही है लेखक से। मैंने पूछा, नौकर नहीं है कोई? ठीक मिला है? नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन कहेगा? मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? पानी क्यों? पानी क्यों को क्या हुआ? रोज ही जो होता है, कभी वक्त पर आता ही नहीं है। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। तो लेखक क्या कहते हैं, चलो तुम्हें आज 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी का क्या खाक हुई है? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टिटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और फिर मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जब जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा, तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली और कुछ खिन्न सी हो गई और फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है, वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही हो। मैं भी वैसे ही नीरस और निर्जीव हो रहा हूँ, जैसे यहाँ घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंसती। वह हंसती कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की, आके तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तर ही ले ही चलूं। अच्छा किया। यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। लेखक ने कहा, नहीं मैं थका नहीं हूँ। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं।
और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन में आती हुई बर्तनों के घिसने की खन-खन की धुन मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूट गई। मैं उस मौन में सुनने लगा। एक खड़क रहे थे और इसी का पहला, 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। वही 3 बजने वाली बात फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूतहीन, यहाँ से अंडरलाइन कर देना, अनैच्छिक अनुभूतहीन नीरस यंत्र, वह भी थके हुए यंत्र कैसे स्वर में कह रही है, 4 बज गए हैं। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित सोनेपथ का इतना अंश तय कर लिया है और न जाने अब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके होंगे। जब किसी के आने की आहट में से मेरी नींद खुली, तब मैंने देखा कि माहेश्वर लौट आए हैं। वो मतलब अस्पताल से वापस आ गए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुँह धोने को, पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुँह पोंछते पोंछते माहेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित गलान भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था और उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के इलाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए? बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन केस आ जाते हैं, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई और बोली, हाँ, केस बनते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, या भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाँह काट आते, इसी का नाम अच्छा अभ्यास है। माहेश्वर हाथ से बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। माहेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है, न क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुड़ जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना कि बर्तन धोए जाने लगे। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रोकर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यहाँ लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुकर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टिटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टिटी और मैं, दो पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टिटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता या फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर इसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी है, अब उन्हें लेकर आंगन की और रसोई के छप्पर की ओर चले। तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे कागज में लिपटे हुए।
मालती ने भीतर जाकर आम उठाया और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण में प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूर पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आया कभी मैं भी भागा करता था और मालती नहीं आ पाती तब मैं भी खिन्न मन से लौट आया करता था। ये लेखक अपने बचपन को याद कर रहा है। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर में मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। वह 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, तो लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में बोले कि किताब तो मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। इसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। उस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को यहाँ तरसती है। यह क्या है? यह तभी महसू ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टिटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती ने उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की ओर पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम दोनों भोजन कर चुके थे और बिस्तर पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत लेट गया। मैंने महसू से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप भी अधिक होंगे। 18 मील। कितने मील? 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर में मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बज गए थे। कितने बज गए थे? 10:30। मालती भोजन कर रही थी। 10:30 बजे मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यप बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। आकाश अनभ्र था। क्या था? पूर्णिमा थी। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदी में चमक रही है। वह अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। ये महत्वपूर्ण कथन है। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी में सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कथन थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि परिंदे कहानी में भी ऐसे कथन, ऐसे लेखक के विचार हैं। तो मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरो उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाव से उठकर वातावरण में जो खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ रूपी वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महसूर ऊँघ रहे थे और मालती उस
उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और वह कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में सूरज कैसा लगता है, उस आलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एक मानो किसी से सोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। माहेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे के। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन न भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ क्या है? माँ युवती, माँ यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती है, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है, महत्वपूर्ण है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले के ही यौवन में धुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानता ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्व शांति हो गई थी। मैसूर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था। कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु एक चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर आकाशात्मक किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले की घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा धुन के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए हैं। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। मैंने यूनिट 7 की सारी कहानी कंप्लीट करा दी हैं। परिंदे लाल पान की बेगम, उसने कहा था मेरे चैनल पे कहानी पढ़ चुकी है। अगर टाइम मिला तो मैं फिर से उनको रिकॉर्ड करके डाल दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।